नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा स्पेशल में मार्केट के लिए, जिसका नाम है आरंभ है प्रचंड। और मार्केट में जिस तरह की रैली चल रही है, बुल रन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी केवल शुरू हुई है, अभी आगे आगे आप देखिए किस तरीके की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स में आग लगी है तो बिल्कुल चंद्रयान की तरीके से ऊपर जाना शुरू कर चुके हैं। आज देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 का भी प्रक्षेपण किया गया और बहुत सफलतापूर्वक किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, जिस वक्त इसका 2:35 पर प्रक्षेपण किया गया, उसके बाद से निफ्टी में भी टेल विंड में उसके आग लगी और तेज़ी इसमें बनी और मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि बुल रन आरंभ है प्रचंड, यानी शुरुआत बहुत ज़बरदस्त है। तो इस ज़बरदस्त शुरुआत को, बुल रन को, पार्टी जो अभी शुरू हुई है, इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे अप्रोच किया जाए और इसमें अलग अलग जो घटनाएं हो रही हैं उस पर क्या नज़रिया बनना चाहिए, इसी पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। आपके मन के सारे सवालों के जवाब आज इस शो में दिए जाएंगे। तो ऑन द शो यानी शो में हम क्या बात करने वाले हैं, 3 विषय पर आज हम बात करेंगे। पहला तो यही है कि ये जो बुल रन की जो शुरुआत है अभी, ये यहाँ से कितनी लंबी रैली करेगा, इसकी पीछे की जो ताकत है वो क्या है। तो ये जो बुल रन है इसको समझेंगे डिटेल में। दूसरा जो टॉपिक है वो है आईटी शेयर्स का। 3 बड़ी दिग्गज कंपनियों ने रिजल्ट पेश किए। रिजल्ट कुछ खास नहीं थे, लेकिन स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न के साथ खास बन गए। यानी आईटी सुपरस्टार सेक्टर था और इतनी बड़ी तेज़ी, कुछ लोग कह रहे थे या डेटा कह रहा था कि 2-2, 3-3 साल में एक ही दिन में इतनी तेज़ी इन स्टॉक्स में नहीं बनी थी। तो आईटी सेक्टर में ये तेज़ी क्यों बन रही है, क्या बॉटम बन गया है, इस पर बातचीत होगी। और तीसरा सेगमेंट होगा मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ साथ पेनी कैप में भी ज़बरदस्त रैली है। तो क्या डरना चाहिए, थोड़ा सा रेड सिग्नल है क्या, कुछ थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे स्टॉक चलने लगे जिनका समझ में नहीं आ रहा कि क्यों चल रहे हैं, तो क्या वहाँ पे थोड़ी सी अलर्टनेस की ज़रूरत है। क्योंकि बुल रन में भी आप जोश में तो हो, लेकिन होश नहीं खोना चाहिए। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, 2 दिग्गज आज हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। मैं थोड़ा अंडर प्रेशर हूँ, कितने बड़े 2 दिग्गजों से मैं कैसे निपटूंगा। मिहिर सर हमारे साथ हैं और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर एंड CIO हैं। साथ ही अभय सर हैं, पाइपर सेरिका के फाउंडर, CIO और जबरदस्त। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको सर, आपका फंड। हाँ, क्लोज। थैंक यू नीरज जी। जबरदस्त सफलता आपने हासिल की है AIF में भी और NMS में भी। आप जैसे दोस्तों की शुभकामनाएं हैं तो फिर अच्छा होता ही रहेगा। आप पैसे बना के देते रहिए, पैसे आते रहेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, 2 हमारे मेहमान जो हमारे साथ दूर से जुड़े हुए हैं, उसमें संजय सिन्हा सर हैं, सिट्रस एडवाइजर के फाउंडर हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मित्र मेरे गुरमीत चड्ढा जी, ये IT विशेषज्ञ, इसलिए हमने खासतौर पर ये वाला टॉपिक भी रखा था कि गुरमीत जी से आज पूछेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक विषय को पहले डिटेल में समझते हैं। पहले तो ये जो बुल रन की शुरुआत हुई है मिहिर जी, ये मैंने नाम सही रखा है ना, बुल रन आरंभ है प्रचंड, ठीक है, एकदम ठोस है ना। तो ये बुल रन शुरुआत है, मिड में है, कहाँ पे है ये? देखो, वो तो शुरुआत थी कि मिड है कि एंड है, वो तो बाद में पता चलता है। और हाइंडसाइट में क्यों है ये, हाइंडसाइट में हम तो क्यों हो रहा है वो ही एनालाइज कर सकते हैं। बताइए क्यों है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखें तो कारण जो अनसर्टेनिटी का था, वो बेसिकली एक डर था कि जो इन्फ्लेशन, वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन है, महंगाई का दर है, वो बढ़ते जा रहा है, कंट्रोल में नहीं है। तो हमने देखा कि पिछले 15 महीने में फेडरल रिजर्व US की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, हमारी RBI ने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी शार्प तरीके से बढ़ाए हैं। और सही किया था, क्योंकि हमने देखा कि इन्फ्लेशन, महंगाई का दर नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन अब आफ्टर ऑलमोस्ट 15 मंथ्स ऑफ हाइक, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो इन्फ्लेशन है काबू में आ रहा है। इंडिया में तो हम देखें, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ऑलरेडी नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है। और हमने ये देखा है कि थोड़े महीनों के बाद जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जो ज़्यादा महत्व का है, वो भी धीरे धीरे करके नीचे आता है जो होलसेल प्राइस के साथ साथ। तो इंडिया में ऐसा लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन का सबसे पीक भय था वो शायद अब इतना नहीं रहा। US में मिक्स सिग्नल्स हैं, लेकिन जो लास्ट 2-3 दिन पहले जो डेटा पॉइंट आया था इन्फ्लेशन का, उससे भी लग रहा है कि शायद बढ़ना कम हुआ है, नीचे नहीं आ रहा है लेकिन बढ़ना कम हो चुका है। तो
मैं अगर कहूँगा 2 महीने पहले जैसा माहौल था कि ये फेडरल रिजर्व लिक्विडिटी बिल्कुल टाइट रखेगी, मार्केट्स को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और ब्याज के दर और बढ़ते रहेंगे, वो अब लग रहा है कि ब्याज के दर और नहीं बढ़ेंगे, लेकिन शायद ये हाई लेवल पे थोड़े महीने तक रहेंगे और मे भी 6 महीने के बाद शायद फेडरल रिजर्व उसको काटना भी शुरू करें। तो एक जो हम कह सकते हैं कि जो डार्केस्ट नाइट थी, डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट था कि जब ऐसा लग रहा था कि इन्फ्लेशन का कोई अंत ही नहीं है, वो शायद अभी हमारे पीछे हो चुका है। तो अब ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना कम होंगे और लिक्विडिटी वगैरह जो है ग्लोबली वापस आएगी। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो तो 6 महीने पहले भी इंडिया का ग्रोथ रेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था, अभी भी सिचुएशन बेटर ही है और मानसून जिस तरह से चल रही है, लग रहा है कि एल नीनो का अगर ज़्यादा असर ना आए तो हमारी रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी में कंज्यूमर कंजम्पशन लेवल आते आई हुई है दिल्ली में। बिल्कुल तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो मेरे ख्याल से इंडिया का तो सिचुएशन पहले ही था, भाई ज़्यादा ग्लोबल था, वो भाई कम हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये नया एक लेग तेजी का आ रहा है। इंडिया के लिए तो हम कह सकते हैं एक गोल्डीलॉक्स सिचुएशन है जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश नहीं होगी और इंडियन इकोनॉमी अपने बल पे चलती रहेगी, तो एक और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है मैं कहूँगा। चाइना जो एक ऑल्टरनेट था इंडिया के लिए, वो अब मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के माइंड में उस पर एक क्रॉस लग गया है, ग्लोबल पैसा वहाँ जा नहीं रहा। तो एक लार्ज इकोनॉमी जो वर्ल्ड में है, जो ग्रो भी कर रही है, और अगर किसी को पैसा डालना है यूएस के बाहर, तो मेरे ख्याल से इंडिया एक नेचुरल ऑप्शन हो चुका है। और हम देख रहे हैं लास्ट 2 महीने में एफआईआईज का फ्लो इसलिए मतलब इंडिया में बड़ी तरीके से फैक्टर का फायदा इंडिया में मिला। अच्छा अभय जी, आपको भय लग रहा है क्या मार्केट में? नहीं, नाम में ये तो कैसे नहीं, भय तो नहीं है नीरज जी, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो फंडामेंटल और एक टेक्निकल, दोनों साथ में चल रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल मीर ने ठीक से समझाया कि एक इन्वेस्टर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि आपका इन्फ्लेशन कम है और ग्रोथ ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। और सारे इन्वेस्टर चेस करते हैं ऐसी सिचुएशन को या ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, ग्रोथ है, तो रियल ग्रोथ है, तो आपका पैसा बनेगा। और अब जिस तरह से इन्फ्लेशन पे कंट्रोल है, यूएस का डेटा, इंडिया का भी डेटा देखें तो वो इन्फ्लेशन लग रहा है कि कमोडिटी साइकिल पीक आउट होने के बाद, ऑयल प्राइस देख लीजिए आप, जो भी कमोडिटी प्राइसेस, मेटल, कोबाल्ट, सब कंट्रोल में है। तो इन्फ्लेशन का डर अब नहीं है लोगों के मन में, और ग्रोथ भी दिख रहा है। यूएस इकोनॉमी का बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि रिसेशन में चली जाएगी, लोग डर रहे थे, अब वो डर भी धीरे धीरे निकल रहा है क्योंकि यूएस में कोई डिमांड कम नहीं हुई है। सो अब ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स एलोकेट कर रहे हैं पैसा, नॉट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट, हम तो अपना स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, पर ग्लोबली भी इंडिया का मार्केट में अभी भी कहूँगा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप नैस्डैक से कंपेयर करें, S&P से कंपेयर, हम अभी भी एक कैचअप रैली हमारी बाकी है उनके साथ, क्योंकि वो मार्केट बहुत ज़्यादा रिकवर हो गए जल्दी, ज़्यादा लिक्विडिटी है उसकी वजह से। और इंडिया में मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली या टेक्निकली कोई रीज़न है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा करेक्ट हो, कि सडनली 5-10% गिर जाए। 1-2-3% के टेक्निकल करेक्शंस तो होते रहते हैं, पर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा 19,000 का, जिसके ऊपर 20,000-21,000 मार्केट क्रॉस करेगा। बिल्कुल हो सकता है अगर इस क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी रही, आईटी एक लेगार्ड था, अगर वो पिकअप करता है जो निफ्टी को सपोर्ट करता है, और बाकी बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी आती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब डर है ऐसा कि अब मार्केट गिर जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि बुल रन के इतने सारे कारण हैं, या इन कारणों के पीछे छिपी हुई चीज़ को लोग इग्नोर कर रहे हैं। जैसे ट्रिगर हैप्पी होते हैं ना लोग कि बस फेड ने कुछ कह दिया तो आप उसके पीछे चल गए। लेकिन अभी भी 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पेप्सी ने 21 क्वार्टर के सबसे बढ़िया रिजल्ट दिए, मतलब 21 क्वार्टर से लगातार वो बीट कर रहे हैं और फिर उन्होंने दिए, तो यानी कंजम्पशन की डिमांड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एयरलाइंस ने ज़बरदस्त रिजल्ट दिए और आगे के 1 साल का और अच्छा गाइडेंस दिया। तो जब कंजम्पशन रुक ही नहीं रहा है तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है? नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल आप देख लीजिए ना, आपने 2 चीज़ों की बात करी जिसमें कंजम्पशन है, पर दूसरी तरह से आप देखें जो बड़ी कमोडिटीज़ हैं, जो ऑयल का प्राइस हम देखा था $120 पहुंच गया था, जब लोग कहते हैं $150 पहुंच जाएगा, वो अभी 70, 80, 60 की रेंज में चल रहा है। जितने भी कमोडिटीज़ हैं सारे, सबके प्राइस करेक्ट हो गए हैं। सीमेंट के प्राइस नहीं बढ़ रहे, स्टील के प्राइस नहीं बढ़ रहे, एल्यूमिनियम, तो जो भी इनपुट प्राइसेस हैं जब वही नीचे हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ, तो आपकी 2 चीज़ें हो रही हैं नीरज जी जो प्रॉफिट मार्जिन ड्राइव कर रही है इंडस्ट्री का। एक तो आपका कॉस्ट कम है, दूसरा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंट्रोल में है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ नहीं रही, शायद गिरेगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं तो डेल्टा और पेप्सी ऐसे कंपनीज दिखाएंगे अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि उनका एक बहुत फेवरेट, ऐसे मीर ने कहा गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है कि मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट है।
तो अभी पूरी दुनिया उस जोन में घुस रही है और इंडिया में भी हम उस जोन में घुसे हुए हैं। तो मुझे लगता है साल 1.5 साल ये ऐसा माहौल रहेगा। अभी अननोन रिस्क तो है, पॉलिटिकल रिस्क है, वो सब है, पर उसके बारे में कुछ कहना, उसमें ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं मुझसे। नहीं, वो पॉलिटिकल रिस्क तो अभी कोई है नहीं, अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल रिस्क नहीं है। अच्छा संजय जी, बुल रन में आपने पार्टिसिपेट किया क्या लग रहा है आपको? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे उसको। मैंने कहा ये बुल रन जो शुरू हुआ है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया? तो देखिए नीरज जी, पहले तो आपके सवाल में ये एक जवाब छुपा हुआ है कि ये बुल रन की शुरुआत है। मेरा मानना है कि ये बुल रन कुछ समय पहले से शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, और इस बुल रन को अगर पार्टिसिपेंट के रूप में अगर मैं देखूं तो मैं इसको 2 भाग में बांट देता हूं, एक तो टैक्टिकल रूप में और दूसरा स्ट्रक्चरल रूप में। मुझे लगता है कि ये जो पिछले कुछ महीनों में तेजी आई, जिसके पीछे 3 फैक्टर्स थे। एक तो एफआईआई की नंबर्स जो नेगेटिव चल रहे थे वो अचानक से बहुत जोर से पॉजिटिव हो गए। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनके बारे में लोगों के मन में डर था वो थोड़े पॉजिटिव हो गए, इन द सेंस कि फेड ने एक पॉज ले लिया, और जैसा कि मिहिर बता रहे थे कि इन्फ्लेशन की दर में भी ठहराव आया, तो वो दूसरा कारण था। और जो तीसरा कारण था वो मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक नंबर्स जो आने शुरू हो गए, जिस तरह से हमारे बजट के नंबर्स प्रस्तुत किए गए और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग शुरू हुई, तो इन सब ने एक माहौल बना दिया शॉर्ट टर्म में मार्केट में तेजी बहाल करने की। लेकिन अगर हम किसी भी मार्केट के लेवल को देखें तो मेरे ख्याल से मार्केट का लेवल 3 बातों पर निर्भर करता है। एक है लिक्विडिटी, दूसरा है वैल्यूएशन और तीसरा है इवेंट्स। लिक्विडिटी का प्रभाव मार्केट पे शॉर्ट टर्म पे जरूर पड़ता है, इवेंट्स का प्रभाव मीडियम टर्म पे पड़ता है, और जो वैल्यूएशन है वो लॉन्ग टर्म में मार्केट पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अगर आप देखें तो लिक्विडिटी की तरफ से तो हम डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरफ से लिक्विडिटी को आते देख रहे हैं। इवेंट्स, जैसे मैंने कहा, इवेंट्स ने एक पॉजिटिव फाउंडेशन बना दिया मार्केट की तेजी की। रही बात वैल्यूएशन की, तो आप अगर ध्यान दें तो इसके पहले जब हम मार्केट के पीक पर गए थे उस समय जो फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग था वो मार्केट को जिस वैल्यूएशन पर दिखा रहा था, आज हम उस वैल्यूएशन से नीचे हैं। और मेरा अपना मानना है नीरज जी कि हमको भारत के मार्केट्स को अब स्ट्रक्चरल रूप में देखना चाहिए, और मैं मानता हूं कि भारत के बाजार अब आपको सस्ते कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए क्योंकि कुछ डेटा जो हाल के दिनों में पब्लिश हुआ उसको अगर आप देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में। कॉन्सेंट्रेटेड है वेस्टर्न इंडिया में, ईस्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, सेंट्रल इंडिया में भी कोई खास नहीं है, साउथ में भी बहुत गिना चुना है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के नंबर्स को देख रहे हैं तो वो आपको दर्शा रहा है कि पैन इंडिया पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में बढ़ रहा है। तो मैं तो समझता हूं जहां 4.5% की ओनरशिप है इक्विटी में, अभी तो ये बिल्कुल स्क्रैचिंग द सरफेस है। ये तो सैलाब अब तक आया ही नहीं है। तो जब वो सैलाब आएगा और वो उन लोगों से इक्विटी खरीदना चाहेगा जो कि ऑलरेडी इक्विटी के ओनर्स हैं, तो आपको कैसे लगेगा कि ये इक्विटी वो सस्ते में आपको देंगे? तो मेरे ख्याल से इक्विटी की वैल्यूएशन भारत में एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव भी रहेगी। पहले जब मार्केट के क्रैशेस होते थे तो मार्केट की प्राइस अर्निंग मल्टीपल 15 टाइम्स पर एक सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस करती थी। मेरे ख्याल से नियर टर्म हिस्ट्री में आपको 15 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर भारतीय बाजार मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब भी इंडेक्स की लेवल गिरेगी तो इतने सारे रिटेल पार्टिसिपेशन जो अब तक साइड में खड़ा है वो चला आएगा, या तो वो डायरेक्टली आए या म्यूचुअल फंड के रूप में आए। तो मेरे ख्याल से अब जो ये प्रीमियमाइजेशन की चर्चा हो रही है भारत में, लोग बड़े घर खरीद रहे हैं, बड़ी गाड़ी खरीद रही हैं, वही प्रीमियमाइजेशन अब हमको इक्विटी मार्केट में दिखेगा। हमारे मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं और एक्सपेंसिव ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल रूप में आप देखें तो ये तीनों फैक्टर्स, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन और इवेंट्स, ये करके वैल्यूएशन जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल मार्केट की तरफ इशारा कर रहा है। तो एज अ पार्टिसिपेंट मैं तो समझता हूं कि मुझे हर लेवल पर अब इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
देखिए गुरमीत सर ने सर पे हाथ रख लिया कि क्या खतरनाक बात निकल के आई है कि अभी तेज हवाएं चल रही है, अब सुनामी आने वाली है और माल सस्ता मिलेगा नहीं। देखिए संजय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें एक बड़ी गौर की तरफ बात की संजय जी ने कि जब आप गाड़ी महंगी वाली खरीद रहे हैं, घर 4 BHK पेंट हाउस खरीद रहे हैं, प्रीमियम सब दे रहे हैं, इधर क्यों नहीं देंगे प्रीमियम? आप इधर क्यों आपको 10 के मल्टीपल में माल चाहिए? तो गुरमीत सर कैसे खरीदेंगे आप? अब तो महंगा ही मिलेगा। गुरमीत जी सॉरी नीरज जी, मुझे लगा आप संजय से बात नहीं, संजय जी कह रहे हैं इतना महंगा है और महंगा ही रहेगा, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो कैसे खरीदेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्विटर पे पढ़ रहा था, एक फाइनेंशियल एजुकेटर है, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा जैसे मल्टीपल मत देखा करो, 10 साल का भी हुआ 4 गुना स्टॉक होना तो आज 50% महंगा भी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये थ्योरी चल रही है क्या 2000 से 2004 वाली बुल रन है क्या ये? नीरज जी, मैंने पहले भी बोला है, ये मुझे रिमाइंड कराती है 2003 से 7 वाली साइकिल, और इसके कारण है कई सारे। इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है 75% के ऊपर, और थोड़ा सा ये हाउसिंग लेड केपेक्स है जो संजय जी ने भी बोला। आप बहुत समय बाद आपको केपेक्स दिखेगा, लगभग हर बिल्डिंग मटेरियल में केपेक्स दिखेगा, सीमेंट में, पेंट में, पाइप्स में, सैनिटरी वेयर में। आप थोड़ा सा ऑटो में जाएंगे तो मारुति ने नया लाइन लगाया है, M&M कर रहा है। अगर आप बाइक्स पे जाएंगे, 2 व्हीलर्स पे, तो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अर्ली साइंस है मुझे लगता है। और हालांकि फर्क ये है कि 2004 से 3 से 7 में आप 13-14 के मल्टीपल से तो साइकिल शुरू हुई थी, आप अभी 20 के फॉरवर्ड पे हैं, तो वैल्यूएशन जरूर रिच है जब हम उस साइकिल को कंपेयर करते हैं। दूसरा जी, मुझे लगता है हम थोड़ा सा एक्चुअली बाजार ऑल टाइम हाई पे नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि 21 महीने के बाद उसी लेवल पे आया है, 2-3% ऊपर होगा। 18,800 था अक्टूबर 2021, अभी 19,300 से 500 की रेंज एक बना रहा है। तो ये कहना हम ऑल टाइम हाई पे हैं और हमें, तो मुझे लगता है वो सही नहीं है, क्योंकि जब भी 2 साल 3 साल कंसोलिडेशन होता है तो थोड़ा ब्रेकआउट जो होता है वो होता है। और FIS ने बाइंग करी है, $10 बिलियन के आसपास पिछले 2-2.5 महीने में आया है, वो देखने को मिल रहा है। एक जो मेरा ट्रेंड मैं देखने को मिल रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन है मार्केट, जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है, वो बहुत बहुत रोबस्ट है। तो वो एक इंडिकेट कर रही है कि ये ब्रॉडर अपट्रेंड है। दूसरा, मेरी काफी सारी एक्टिव फंड मैनेजर्स से बात होती है, चर्चा होती है, एक लेवल 2 बाइंग भी हो रही है बियॉन्ड टॉप 100 स्टॉक्स। एक जो बायसनेस था इंस्टीट्यूशंस का कि टॉप 50-100 में ही बल्क ऑफ द बाइंग है, वो थोड़ा सा हटी है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं, कुछ एक पॉकेट्स में गवर्नेंस में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। आप जैसे रियल एस्टेट देखिए, रेरा के आने के बाद बहुत फर्क पड़ा है, जबकि वैल्यूएशन शायद 2008 से भी कम के में है। DLF आप देखेंगे तो 500 रुपए का शेयर आधे पे होगा जो पिछले बुल। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वापस वहां जाएगा। मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस स्टैंडर्ड इंप्रूव होने से, सेकंड जनरेशन बिजनेस में आने से लोगों को बड़ी पिक्चर समझ में आना शुरू हुई है प्रमोटर्स को। तो ये एक ट्रेंड है जो आपको और देखने को मिलेगा प्रेडोमिनेटली बियॉन्ड टॉप 100 स्टॉक्स में। तो इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट वहां पे बढ़ा है, उस हिसाब से ओनरशिप भी बढ़ेगी इंस्टीट्यूशंस की और इन्वेस्टर्स की। और तीसरा, मुझे ये कहना है कि ये अभी हम जो देख रहे हैं सिप नंबर, हम सेलिब्रेट जरूर करते हैं, 15,000 करोड़ की सिप बुक है। हर साल आप देखिए, हमारी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 700 बिलियन के आसपास की सेविंग है, तो वो 2 बिलियन ही तो आ रहा है महीने का, और ये नॉमिनल रेट उससे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये डोमेस्टिक क्लोज जो है स्ट्रांग रहेंगे, और थोड़ा सा बस पॉकेट सही पकड़ना है, क्योंकि जब आप 2021 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 260 के EPS को इस साल के आसपास का ले रहे हैं, अर्निंग ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप नहीं है कि अगर आप इस समय 100 का पी देंगे कि स्टॉक्स में, जहाँ FMCG कंपनी में जहाँ ग्रोथ सिंगल डिजिट है, या आप IT कंपनीज में 80 का पी देंगे, या आपने जैसे केमिकल कंपनीज को सबको स्पेशलिटी केमिकल बना दिया था 2021 में, वो गलतियां नहीं करनी। मतलब ये है कि तलवार की धार पे चलेंगे क्या? बिल्कुल, हल्की गलती गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल थोड़ी बहुत गलती चलेगी। नहीं, पर वो रिस्क लेना तो हर फंड मैनेजर को रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब तलवार की धार तो रोज ही है, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं नहीं कितना रिस्क तलवार ऐसा तो नहीं, तलवार की धारी कुंद हो गई इसलिए दौड़ते रहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक चीज़ बताइए, 2004 से एक्चुअली मान लीजिए 4 से 8 बजे वो बड़ा क्रैश, उससे पहले की जो रैली थी वो नो ब्रेनर थी। तब तो मैं एकदम मैंने बहुत ही जूनियर था।
हर दिन मार्केट चलता था, मुझे लगता था इससे आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं। बिल्कुल, रोज आओ अपने पैसे गिनो, रोज डेली शाम को आप खरीद के जाइए, अगले दिन सुबह बेच लीजिए, पैसे बनते। क्या ये वही वाला माहौल है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक अब मार्केट बहुत एजुकेटेड है। अब एक तो रिसर्च काफ़ी वाइडली अवेलेबल है, डेटा काफ़ी वाइडली अवेलेबल है, इंटरनेट की वजह से एक्सेस है। कुछ भी कंपनी में थोड़ा सा भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कुछ होता है, एकदम एकदम जोर से बाहर आ जाता है। तो कुछ छुपा हुआ नहीं है मार्केट में। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टर ले रहे हैं। अब क्या, आप एक नॉन रिस्क ले सकते हैं। पहले उस समय में अननोन रिस्क बहुत ज़्यादा थे, अब अननोन रिस्क बहुत है। अगर आप फिर भी गलती कर रहे हैं तो मतलब आप रिस्क असेसमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं। वैल्यूएशंस हाँ उसी लेवल पे हैं, और पर अभी भी इतने स्ट्रेच नहीं है कि कोई कहे कि बहुत हेविली ओवर एक्सपेंसिव जोन में है अभी हम। या फिर मेहर सर, शायद ये बात संजय जो कह रहे हैं सर कि हम लोग की इतनी विजिबिलिटी हो गई पूरी दुनिया में, क्योंकि डेटा बहुत एक्सेस हो गया लोगों को, दूर तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो इसलिए भी मार्केट चीज़ों को डिस्काउंटिंग देता है कि भाई हमको पता है कि आज आप हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन परसों मेरा पक्का है कि अच्छा दिन आना ही आना है, तो मैं क्यों पोजीशन छोड़ूं अपनी। इसीलिए 14,000 करोड़ की SIP गिरी नहीं कभी, इतने लल पीरियड में भी वो बनी रही। क्या ये रीज़न है? बिल्कुल, बट ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देखें तो जो हम कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के 15-20 साल पहले इंडियंस के पास दो ही ऑप्शंस थे, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। बट नाउ जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रहे हैं, नेटवर्थ बढ़ रही है लोगों की, तो अब डिवर्सिफाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ रहे हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सेविंग्स। तो मेरे ख्याल से ये जो है स्ट्रक्चरल चेंज वो मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा ला रहा है। और नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स, हम देखें तो LRS में भी अगर देखें तो जो HNIs है, अल्ट्रा HNIs हैं, वो इंडिया में नहीं ग्लोबली भी डिवर्सिफाई कर रहे हैं। तो पहले जो गोल्ड और रियल एस्टेट थी वो अब फाइनेंशियल एसेट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस है, इंटरनेशनल एसेट्स है, वहाँ जाकर डिवर्सिफाई हो रही है। और मेरे ख्याल से ये एक इवोल्यूशन है मार्केट का, इवोल्यूशन है इकोनॉमी का। मुझे याद है हमने जब करियर शुरू किया था 90s में, तो हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे FII फ्लोज पे। 98 से लेके जो 94 से लेके FIIs इंडिया में आना शुरू हुए थे, तो रोज शाम को देखते थे, इवन टिल 2009, 10, 11 हम देखते थे कि FIIs बेच रहा है, FII ले रहा है। मुझे याद है 90s में कोरिया ताइवान की जो मार्केट थी वो आज जो इंडिया है वो स्टेट में थी, तो वहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें FIIs बेच रहा है, FII ले रहा है, उनके लोकल इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राइट, वो सिचुएशन अब इंडिया में आ चुकी है। हाँ, पिछले 1-1.5 साल का अनुभव यही कहता है कि कितना 2 ट्रिलियन कितना बेचे गए और कोई असर नहीं पड़ा, मार्केट रेजिलियंस के साथ खड़ा है। एक बात नहीं बताई कि जब हमने करियर स्टार्ट किया था तो अब इंटरनेट पे, फोन पे बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट सब निकाल लेते हैं। उस समय BSE में जाना पड़ता था। प्रिंटेड वहाँ से रिपोर्ट मिले, एनुअल रिपोर्ट तो मिले, नहीं तो वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती थी। आप अपना रिसर्च करते रहिए, बहुत मेहनत करते थे, अब तो सब अवेलेबल है। इसमें कोई। अच्छा संजय सर, एक चीज़ ये मुझे लगता है कि ये महारैली है, आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चरल चेंज तो है, क्योंकि देखिए टाइटन भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि सोना लोगों ने छोड़ दिया है। आप गोल्ड की ज्वेलरी की दुकान पे जाइए, लाइन लगी हुई है। रियल एस्टेट तो देख ही रहे हैं आप, क्या ज़बरदस्त खरीद रहे हैं। बल्कि रियल एस्टेट में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी फॉरेन एजेंसी की थी, जिनका ये कहना है कि रियल एस्टेट का ऐसा बुल रन आपने कभी देखा नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, जो भारत में आने वाला है। क्योंकि हाउसिंग की जो डिमांड इंडिया में अब क्रिएट हो रही है, मिलेनियल की वजह से, या जो पुराने लोग उनकी वजह से, या रिन्यू करना है उनकी वजह से, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि जो घर भारत में अभी भी हैं उसमें 70% ओल्ड मॉडल, ओल्ड डिज़ाइन है। केवल 30% वो भी बड़े शहरों में नए तरीके बने, इसलिए वो डिमांड बहुत तेज़ी से सर्ज हो रही है और लोग ओनरशिप ले रहे हैं। तो रियल एस्टेट भी चल रहा है, गोल्ड भी चल रहा है, इक्विटी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। संजय सर, ये आपने सही कहा, स्ट्रक्चरल बुल रन है और सड़क पे निकले तो दिखता है। तो क्या इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो आपने कहा कि मल्टीपल देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, जहां आपको अच्छा लगे वहीं पे आप लगा दीजिए दांव, सही है ये? नहीं, वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगा। इन द सेंस मैं ये कह रहा था कि अगर आप बाजार को सस्ते लेवल पे लेना चाहते हैं, यानी कि लो PE लेवल पे, तो वो शायद संभव ना हो। लेकिन रिलेटिवली बाजार के कुछ हिस्से हैं जो कि आपको ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में एक्सपेंसिव दिखेंगे, लेकिन हो सकता है कि वही सेक्टर या वही स्टॉक्स आपके लिए ज्यादा आकर्षक हो। वो मेरा कहने का मतलब था कि पहले ये बहुत आसान तरीका था कि बाजार की मल्टीपल्स गिर गए तो वो सस्ते हो गए, हम ले लेते हैं। लेकिन जैसा कि अभय जी भी कह रहे थे ना कि
रिलेटिव वैल्यूएशन, हाँ, वो अभी भी उसका महत्व जो है वो बना रहेगा। तो इसी के लिए आज भी अगर आप देखें तो बाजार में जो विनर होगा वो इस बात से निर्धारित नहीं किया जाएगा कि उसने बाजार में हर लेवल पे पैसे डाले, बट इस बात से निर्धारित किया जाएगा कि उसने बाजार के किसी भी लेवल पर किस तरह का चुनाव किया, और वो जो चुनाव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके विनिंग स्ट्रेटेजी के लिए। अगर मैं उसको और भी सिंप्लीफाई करके बोलूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि टॉप डाउन मार्केट को रिवॉर्ड पाना मुश्किल होगा, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग से रिवॉर्ड पाना ज्यादा संभव होगा आज के बाजार में। क्या इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं मार्केट को टाइम करना है? सर एक बार फिर से बोलेंगे नीरज जी, क्या थोड़ा लैग। आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि मार्केट को टाइम करना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट में चुनाव करना है आपको। जरूरी नहीं है कि मार्केट की किसी भी लेवल पर आप एंटर करें और ये समझ जाएं कि आप बाकी लोगों को आउट परफॉर्म करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको मार्केट के हर लेवल पे अपने आंख कान खुले रखने हैं और एक विवेक के साथ निवेश करना है, क्योंकि देखिए मार्केट की बॉटम जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक का बॉटम हो, और मार्केट का टॉप भी जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक का टॉप हो। हर सेक्टर और हर स्टॉक के अपने अलग अलग समय होते हैं टॉप और बॉटम के। तो आप जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि आपके एक सेक्शन का डिस्कशन भी है कि आईटी क्या बॉटम आउट कर गया, यही सेक्टर अगर आप 2 साल पहले देखते तो ये सेक्टर वाज द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द मार्केट। लेकिन एक समय आया जब जो इवेंट्स, जो डेटा पॉइंट्स थे, उन्होंने इस बात को दर्शाना शुरू किया कि आईटी में नियर टर्म चैलेंजेस हैं। तो फिर अगर आप ब्लाइंडली उस सेक्टर में अपने पैसे डालते रहते तो शायद आप रिलेटिव तौर पे आज विनर नहीं होते। तो ये जो संजय सर, फिर तो वही बात होगी ना कि मार्केट को अपने को टाइम करना। अच्छा, एक मेरे को बहुत क्विक सर्वे चाहिए आप लोगों से, हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैं एक शो कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ इसी फोरम पे, मतलब आवाज अड्डा ये स्पेशल होगा कि क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है। मैंने एक गेस्ट ढूंढ लिया है वो जो बहुत धुरंधर समर्थक हैं कि मार्केट को टाइम किया जा सकता है। अब आप लोग बताइए इसमें पार्टिसिपेट करना। संजय जी, आप टाइम वाले पक्ष में कि टाइम नहीं किया जा सकता उस पक्ष में? नीरज जी, आपके पैनलिस्ट में कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, आपका पूरा कंसेंसस ओपिनियन आपके विरुद्ध जाएगा। टाइम नहीं कर सकते मार्केट को? नहीं कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर सकते हैं। स्टॉक्स को टाइम कर सकते हैं। अरे स्टॉक ही मतलब, हाँ स्टॉक टाइम कर, बिल्कुल टाइमिंग हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। टाइम स्पेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। टाइम स्पेंट तो दो मिल गए ना सर, देखिए 2 मिल गए। दोनों एक ही बात कहे ना, टाइम आप लेते वक्त टाइमिंग करिए और उसके बाद टाइम स्पेंड करिए। नहीं, ये नहीं चलेगा। तो कोई अलग सर, क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है या मार्केट में टाइम स्पेंड करना चाहिए? नीरज जी नहीं कर सकते, टाइम नहीं कर सकते ना, परफेक्ट सर। इसके आगे नहीं, अभी हम एक डिस्कशन करेंगे मतलब किसी और बारे में बहुत सारे ट्वीट भी कर चुके हैं। हाँ वो, अरे बहुत मजा है। देखिए ये क्या है, मैं इस पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं मेरा, ये बहुत गंभीर डिबेट चलती रहती है। तो मैं इस पर एक दिन एक ऐसा शो करना चाहता हूँ जिसके बाद पेन तोड़ के से रख दिया जाए साइड में कि अब इस पर बात नहीं होगी आगे, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस शो में वो डिसाइड होगा। चलिए अच्छा, ये वाला तो अगले शो की बात है। गुरमीत जी, आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी रैली क्यों आई? नतीजे तो अच्छे नहीं थे। नीरज जी, कुछ चीजें कई बार क्या होता है भाव में आ जाती है, तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज उनके भाव में थी, तो पूरे आईटी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट तो छोड़िए 15,000 निफ्टी पे है आज की रैली के बाद भी। इन्फोसिस 1800-1900 का अब 1400 आया है। टीसीएस का मुझे याद है एक टाइम पे बायबैक आया था 4400 का, आज 3400 क्रॉस किया है, 3500 के आसपास पहुंचा है। और कुछ वैल्यूएशंस मुझे लगता है ज्यादा थे, वो थोड़े से नॉर्मलाइज हुए, तो मुझे लगता है यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा नीरज जी, तो थोड़ा सा ना लेवल 2 जाने की जरूरत है। जैसे अगर आप टीसीएस के नतीजे देखेंगे तो कौन फ्लैट नंबर आया, करीबन $7.25 बिलियन का रेवेन्यू किया। डील टीसीवी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो $10.10 बिलियन के ऊपर था, जो कि बताता है कि थोड़ा सा डिले है डिसीजन मेकिंग में, कैंसिलेशन रैंप डाउन इतने नहीं है। बीएफएसआई और रिटेल में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, वो वाजिब है क्योंकि वो यूएस से लिंक्ड है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। अब जब आप लेवल 2 जाएंगे आप देखेंगे बुक टू बिल रेशियो, मतलब कितने मेरे पास ऑर्डर आए, कितने बिल हुए, है ना, जो हम देखते हैं 1 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, तो 1.4 था। सेकेंड, अगर आप कैश कन्वर्जन देखेंगे, जो मैं आईटी कंपनी मानता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि ऑर्डर बुक और गाइडेंस सब देते हैं, अल्टीमेटली कैश जो होता है वो डिसाइड करता है। तो आप उसका अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे एबिटा पे तो 76-77%, और फ्री कैश फ्लो देखेंगे पैट पे तो लगभग 98-99% है। मतलब
कन्वर्जन एकदम प्रॉपर है, कोई भी ऐसा लीकेज नहीं। जो एक पॉकेट है जो वो बोल रहे हैं कि जो नॉन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं या जो छोटे थोड़े हैं लो प्रायोरिटी वाले पे, वहां पे जो है थोड़ा डिले हो रहा है या रिप्रायोरिटाइज हो रहा है, तो वो वाजिब है, वो होता भी है जब ऐसा एनवायरमेंट। HCL के केस में हमने देखा कि ERD में थोड़ा स्लो डाउन आया, बट उन्होंने गाइडेंस नहीं चेंज करी। नंबर जरूर थोड़े नजदीक थे, बट उन्होंने गाइडेंस मेंटेन करी और बोला है कि वापस आएगा। उनका थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि IT सर्विसेज भी है, ERD भी है, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म डिवीजन भी है, थोड़ा यूएस पे डिपेंडेंस भी कम है और वैल्यूएशन वाइज भी 15-16 के मल्टीपल पे है FY25 यूपीएस के, तो थोड़ा सा वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो मेरा ये मानना है कि कंपनीज डिफरेंशिएट होगी। TCS को शायद एडवांटेज मिलेगा स्केल का, साइज का, यूटिलाइजेशन का, कॉस्ट का, और कुछ छोटी मिड साइज कंपनीज को एडवांटेज मिलेगा निश प्ले का और उनके क्लाइंटेल का। तो थोड़ा मुझे लगता है सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता ये सेक्टर पूरी तरह बाहर आया है, आउट ऑफ द वुड्स नहीं बोलूंगा मैं IT को अभी, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 3-4-5 साल का व्यू लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड इस सेक्टर में सबसे अच्छा है इस टाइम पे। अगर मैं सारे सेक्टर्स की बात करूं तो IT और फार्मा रिस्क रिवॉर्ड से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर तो बहुत अच्छा है। संजय जी, ये 2 दिन के अंदर मैं बताता हूँ, आप लोगों को रिटर्न ग्राफिक दिखाइए। TCS 2 दिन में 8% चला है, इन्फोसिस 7%, HCL टेक्नोलॉजीज 4%, विप्रो 4%, LTIM 6%, टेक महिंद्रा 6.5%। क्या आपको फोमो हो रहा है कि यार गलती कर दिया, ले लेना चाहिए था इसको? नीरज जी, आप ही के शो पर इस सेक्टर पर पहले भी चर्चा हुई थी और हमने कहा था कि ये सेक्टर की जो री रेटिंग हो रही है, हाँ, वो एक्चुअल फंडामेंटल नंबर्स के डिक्लाइन को लेके नहीं हो रही है, बट वो PE की डी रेटिंग से हो रही है। और उसका कुछ कारण तो ये था कि जब नास्डैक गिर रहा था तो इन सिंपैथी हमारे IT स्टॉक्स को भी पीट दिया गया, और फिर उसके बाद US के रिसेशन की चर्चा बढ़ी तो लोगों को फ्यूचर आउटलुक पर एप्रीहेंशन होने लगे। लेकिन अगर आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर IT में ऐसा कोई बड़ा भूकंप नहीं आया जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उतनी डी रेटिंग होनी चाहिए थी। तो मैं तो समझता हूं कि देखिए, मार्केट में तब आपको खरीदना चाहिए जब बाकी लोग बेच रहे हों या बाकी लोग निराश हों और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फंडामेंटल कारण नहीं दिख रहा हो। तो IT पर मेरा व्यू पहले से भी था कि अगर आप उसको कॉन्ट्रेरियन सेक्टर माने तो भी लेना चाहिए था, और लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि रिलेटिव टू दी अदर सेक्टर्स जहां पर 8%, 10%, 15-20% की ग्रोथ प्रोजेक्शन की जा रही है, तो IT बॉटम में नहीं है, वो कहीं बीच में है। तो इसी के लिए आज नहीं तो कल बाजार इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसकी जो ट्रेजेक्टरी है स्टॉक प्राइसेस की वो वापस आएगी। तो मेरे ख्याल से भले आप दौड़कर पूरा पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा IT में ना लें, लेकिन IT आपके पोर्टफोलियो से बाहर नहीं हो सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मतलब डिस्क्लोजर तौर पर कहना चाहता हूँ कि आवाज़ अड्डा के इस शो में गुरमीत जी हो, संजय जी हो, अभय सर, मिहिर सर, हमेशा ये बात कह रहे हैं हम लोग, कहा यहाँ पे कि IT सेक्टर को आप ऐसे दूर करके मत रखिए कि अरे ये तो अछूत बना दिया, इसको अस्पृश्य है, इसको टच नहीं करना है। हमेशा ये सलाह दी गई थी कि आपको रखना है क्योंकि किसी भी दिन ये पलटेगा, और जिस दिन ये पलटेगा तो आपको वारन बुफे याद आएंगे, यार मना किया था, ले लेता अच्छा था। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में आप दोनों लोगों से। सोमवार तक मैं छुट्टी में था, है ना, और उससे पहले मैंने 50 लोगों से बात की। क्रेडिट स्विस अब तक उनकी दुकानें बंद हो गई है, JP मॉर्गन, सब IT भी टच मत करना भाई, 1-2 क्वार्टर भी और खराब है। ER&D पे पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट निकाल के आधे टारगेट दिए, उन्होंने 1000 रुपये काट दिए सबके। लेकिन जो अभी संजय जी कह रहे थे, गुरमीत कह रहे थे कि ऐसा कोई तूफान नहीं आ गया, रिजल्ट एकदम खराब हो गए, जबकि TCS की कांस्टेंट करेंसी 0 है। HCL टेक्नोलॉजीज कह रहा है कि हम अपना टारगेट मीट कर लेंगे गिरने के बावजूद, कि हम अपने गाइडेंस को मीट करेंगे। वो मान रहे छोटी मोटी डील कैंसिल भी हो रही हैं, लेकिन ऐसा कोई तूफान नहीं हो। जो सबसे अंडर परफॉर्म होता विप्रो, उसने उतना खराब नहीं दिया जितना लोग सोच रहे थे। तो क्या ये मानना चाहिए कि IT में वाकई ये बॉटम बन गया है और आपको अपने एलोकेशन कर देने चाहिए? हालांकि ये व्यू सिर्फ 2 दिन पहले तक लोगों का था कि नहीं इसको टच नहीं करने का। आपका क्या, आपने कुछ लिया 1-2 दिन में? लिया और ना कुछ लेने का लेंगे ना, नहीं विचार नहीं, क्योंकि नीरज जी कमेंट आप देखिए, TCS के रिजल्ट ठीक ठाक थे, आपने कहा HCL विप्रो बहुत वीक थे, जितना मेरा एस्टिमेट था उससे भी वीक थे। डिमांड एनवायरनमेंट डिटीरिएट हो रही है। दूसरा क्या है, जो सिंपल इनका बिजनेस मॉडल है ना नीरज जी, वही अंडर थ्रेट है, क्योंकि
आप AI के थ्रू स्टार्टअप्स हैं यूएस में जो ये सेम कोडिंग कर रहे हैं विदाउट एनी पीपल, जो ये लोग बिठा के करते हैं। तो अब कस्टमर जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपको पैसा दूंगा पर आप मुझे उसका ज़्यादा ROI चाहिए। अब वो ROI आप अपने एग्जिस्टिंग मॉडल से क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि आप और लोग बिठा दें, तो रिप्राइस करना पड़ेगा। अब आप देखिए TCS ने कितने 550 लोग ऐड किए पूरे क्वार्टर में। ये नेट ग्रोथ है। तो ये आप एक वैल्यू स्टॉक को ग्रोथ का मल्टीपल कैसे दे सकते हैं? आप 25 टाइम का मल्टीपल एक ऐसी कंपनी को कैसे दे सकते हैं जो वैल्यू 5% भी ग्रो करने को तैयार नहीं है? तो ये पूरा, और इसमें जो रैली हुई नीरज जी, ये सिर्फ एक वैल्यू बायर्स की एक रैली है जो ढूंढ रहे हैं कि क्या नहीं चला उसको ले लें। और ये इंडियन IT की प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉग्निजेंट देख लीजिए, IBM देख लीजिए, कैपजेमिनी देख लीजिए, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्सेंचर ने अपना काटा था रिसेंटली गाइडेंस। तो वो पूरा इंडस्ट्री उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और जिसका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अदर देन सम वैल्यू बाइंग कमिंग इन, जिसकी वजह से थोड़ा रैली हो गई, मुझे नहीं लगता ये रैली फ्रैंकली सस्टेन करेगी। बट एट द सेम टाइम मैं भी ये बात मानता हूँ कि एक छोटा एलोकेशन 5-8% का IT सर्विसेज लार्ज कैप का पोर्टफोलियो में रहना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। पर अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स का नहीं, तो रादर बिजनेस के मोमेंटम चेंज पे, ये मोमेंटम बन रहा, चलो थोड़ा पैसा लगा देते हैं। तो इवन TCS के जो नए CEO दिए उनको तो 1 महीने आगे की विजिबिलिटी नहीं है। सीरियसली उन्होंने बहुत, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने ऑनेस्टली कहा मुझे नहीं पता अगले 3 महीने बाद क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो मेरे साथ खरीद कौन रहा है? देखिए 8-8% 2 दिन में चल जाना TCS जैसे बड़े स्टॉक को, जिसका मार्केट कैप ही इतना ट्रिलियंस में है, तो ये कौन खरीद रहा है? फिर क्यों खरीद रहा है? ये मोमेंटम चेंज है, जैसे अभी अभय जी ने कहा कि यार ये एक सेक्टर नहीं चला था यार, इसी को चला लेते हैं, ये वो था क्या? पॉसिबल है, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग मार्केट में इतनी एक्टिविटी है कि ना, और ये मोस्ट, जैसे आपने कहा ना, ये मोस्ट डिसलाइक्ड सेक्टर था फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो फंड्स भी अंडरवेट थे, आई एम श्योर इन्वेस्टर भी शॉर्ट होंगे, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एंड यू नो, अब जब क्वेश्चन पूछते कि लेना चाहिए कि नहीं, टाइम फ्रेम नहीं बताया आपने। अच्छा मान लीजिए दिसंबर तक लेना है, तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में तो टेक्निकल बाउंसेस कुछ हो सकता है, अगर आप कहें कि 3 या 5 साल का व्यू लेके चलो, तो डेफिनेटली डोमेस्टिक थीम्स आर बेटर, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर। ओके, 3 साल से 5 साल का व्यू तो डोमेस्टिक वाले में ध्यान दिया सकता है। तो भाई IT में ना वर्डिंग नंबर थोड़ा डिवाइडेड है ना, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में है कि IT में आप लेके रखिए और आपका लंबा व्यू है तो पैसा बनेगा। आपको मालूम पड़ गया कि आप किसने लिया है? 100% पता चल गया। मतलब इस शो को जो देखता है ना, वो साथ के साथ समझदार भी होता रहता है कि किसने लिया, किसने नहीं लिया और क्यों लिया, बिल्कुल, है ना, यही पता चल जाता है। चलिए इसी मोड में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आके उस सेक्टर की बात करेंगे जहाँ पे मुझे नहीं लगता, मतलब मैं पूछूंगा कि क्या वहाँ पे रेड सिग्नल के कोई साइंस हैं, क्या डरना जरूरी भी है क्या? आगे जोश में होश नहीं खोने का। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। बुल रन आरंभ है प्रचंड, क्योंकि बुल रन मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और अब उसमें IT सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने बुल रन की बात कर ली, हमने IT की बात कर ली। तीसरा विषय हमारा ये है कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी कैप में जो ज़बरदस्त धुआंधार रैली चल रही है, 100%, 50% चल चुके हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से अब तक में, क्या वहाँ पे कुछ चिंता करनी चाहिए, कुछ डरना चाहिए, कुछ रेड सिग्नल है क्या? अभय जी कुछ डरना चाहिए क्या? डरना जरूरी है? एक फिल्म आई थी मिड कैप स्मॉल बहुत अच्छी पिक्चर थी, पर मिड कैप स्मॉल कैप में तो बिल्कुल डरना चाहिए। इन्वेस्टर्स को हमेशा अच्छे, क्योंकि क्या मिड उसमें लिक्विडिटी, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, फेडरल बैंक का रिजल्ट आया, अब बेचारे ने पता नहीं, अब किसी ने कमेंट्री सुनी भी नहीं, ठोक दिया एकदम। ऐसा क्या उसमें गड़बड़? मैंने आज उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा मेरा NIM थोड़ा सा कम हुआ, पीक हो गया क्या? तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या था उसमें, मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि एक झटके में 1 करोड़ की OPI खड़ी हो गई थी उसमें। पर नीरज जी आप देखें मार्च में जब कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, ये स्टॉक्स इतने ड्राई थे, 10,000 शेयर ट्रेड नहीं होते थे इनके, और 5,000 शेयर ट्रेड हुए, लोअर सर्किट लग जाता था। अब वो 4 महीने बाद वही साइकिल रिवर्स हुई है। अब इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा भी मान लेते हैं, अब लाखों में ट्रेड हो रहा है पर फिर भी अपर सर्किट लग रहे हैं। तो रिस्क मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे पहले आता है लिक्विडिटी का।
कि आप एक इन्वेस्टर हैं पर दूसरे इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, कोई बेच के जा रहा है, कोई ले रहा है और आप उसी में फंस जाते हैं। तो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप उन इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए कि जिनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी से जो डील कर सके, और अगर नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए लार्ज कैप बेटर है। तो मिड कैप में इस समय मैं देख रहा हूँ कि जो एक तो कैचअप रैली काफ़ी है, मिड कैप स्मॉल कैप्स ने 5 साल पर अंडर परफॉर्म किया लार्ज कैप्स को, और जब निफ्टी का हाई बन गया उसके काफ़ी बाद मिड कैप स्मॉल कैप का हाई बना। तो अभी वो कैचअप रैली कंप्लीट हुई है और अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं उस जोन में जो अपने पुराने हाइस पे मल्टीपल के वाइज नहीं आए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी डिमांड है, दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी है, बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं। और जो लास्ट जो सबसे रिस्की जोन जो हमेशा हो जाती है वो मार्केट का नेचर है, वो पेनी कैप, जो मतलब टर्न अराउंड स्टोरी कह लीजिए, उसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं देखता, उसमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि ये ब्रेकआउट हो रहा है या इसको ले लीजिए, इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, तो वो उस हिसाब से चल रहे हैं। वो तो बहुत ही डेंजर जोन है और उसमें से मेरा वो दरअसल हो रहा है, उसमें इन्वेस्टर्स को नहीं घुसना चाहिए। मेरा बहुत एक सिंपल सा सुझाव है इन्वेस्टर्स को कि उन स्टॉक्स में ना घुसें जिसमें आप सिर्फ टेक्निकल रीजन से घुस रहे हैं कि आज ये भाव है, कल उससे ज़्यादा मिल जाएगा और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मालूम उस कंपनी के बारे में। वो बहुत रिस्की है। मेन सर ये एक कन्वेंशनल विजडम होता है ना कि जब पहले अल्ट्रा कैप चलेगा, फिर लार्ज कैप चलेगा, फिर बड़े वाले मिड कैप चलेंगे, फिर मिड कैप चलेंगे, फिर स्मॉल कैप, फिर पेनी कैप। जब लास्ट वाले के नंबर आता है लोग कहते हैं अब समझ लो। जैसे एक और कहते हैं लोग कि जब व्हाइट पेपर में बिजनेस की खबर बड़ी बड़ी चल जाए कि मार्केट में बुल रन, या आपका ड्राइवर आपको सलाह देने लगे सर क्या रिलायंस लेना है क्या, तो थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। ऐसा माहौल लग रहा है क्या आपको? पेनी कैप वगैरह बहुत चल रहे हैं अभी, ये ड्राइवर तक तो बात नहीं पहुंची मेरे ख्याल से, टैक्सी ड्राइवर तक या तो बार्बर नाई तक बात नहीं पहुंची है मेरे ख्याल से। तो बट यू नो प्रूडेंस, कॉमन सेंस तो हमेशा यूज करनी चाहिए। और जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मत कीजिए। तो जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, उसके बारे में आप क्यों रिस्क लेंगे? जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3 से 4 हज़ार लिस्टेड स्टॉक्स हैं, इतनी सारी चॉइसेस हैं, तो आई एम श्योर आपको जो 5, 10, 20 स्टॉक्स हैं जिस पे आपके समझ है वो आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स और गिव इट टू प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। करेक्ट। अच्छा गुरमीत सर, ये जो मिड कैप की रैली है ये अभी भी बहुत कम है। मतलब मिड कैप से जब मैं बात करूँ तो अच्छी कंपनी 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 करोड़ वाली बड़ी कंपनियों के भी, तो एक तरफ तो वो एक रैली जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों को लोग ढूंढ रहे हैं, वैल्यू पिकिंग या ग्रोथ पिकिंग सब तरीके के कामकाज हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी देखिए तो तोड़ फोड़ आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वहीं पे ना एक झांसा क्रिएट कर दिया जाता है कि आपने देखा ये रिजल्ट, इसी सेक्टर की ये कंपनी है और इसके भी वैसे ही आएंगे, अब इसका फॉर्च्यून बदला तो इसका ही बदलेगा। ये एक साइकी मार्केट में चलने लगती है। तो मुझे ये जानना है कि इस समय क्या उस साइकी का कोई अंश आपको दिख रहा है या नहीं, अभी हम सेफ जोन में, कोई रेड सिग्नल नहीं है? तो नीरज जी, 2 बड़े मेरे एक ट्रेंड रहे हैं क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में भी काम कर चुका हूँ। जब फंड मैनेजर फ्लोज लेना रिस्ट्रिक्ट कर दे मिड और स्मॉल कैप में, तो एक पहला साइन होता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो रही है। तो अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देखेंगे स्मॉल और मिड कैप के, निपॉन स्मॉल कैप देखें, आप मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप देखें, आप एसबीआई स्मॉल कैप देखें, आप कोई भी अच्छा फंड उठाइए जो टॉप क्वार्टाइल फंड है, आपको दिखेगा कि वो सिर्फ सिप फ्लोज दे रहे हैं। नंबर ऑफ होल्डिंग्स भी काफी बढ़ गई क्योंकि फंड का साइज भी बहुत बढ़ गया है। कुछ मिड और स्मॉल कैप फंड 15-15, 20-20 हजार करोड़ के हो गए। तो 150-160 होल्डिंग्स है। तो पहला एक साइन होता है कि थोड़ा सा स्पेस क्राउड हुआ है। सेकेंड, मैंने देखा है कि कुछ एक पॉकेट्स में लोग, जैसा आपने बोला, स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाती है कि ये वाला बैंक जो है अगला HDFC है, ये वाली IT कंपनी अगली इन्फोसिस है। तो आई थिंक जब वो पैसा आने लगे तो मुझे लगता है हम कहीं मिडवे हैं। दूसरा मेरा ये मानना है कि थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है कि कुछ जगह गवर्नेंस, जैसा मैंने बोला, हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो सेकंड जनरेशन है बिजनेस की, कुछ जगह सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है द वे प्रमोटर्स बिहेव। तो मुझे लगता है कि कुछ पॉकेट्स में जरूर कॉशन है, कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और आप थोड़ा बिजनेस के रूप में देखिए, अब जैसे सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है CDSL लिस्टेड है, वो मिड कैप है। आज अगर आपको सबसे बड़ा टाइल कंपनी लेनी है कजारिया, तो वो मिड कैप है। पॉलीकैप आप जाके शायद लार्ज मिड कैप है उसमें आएगा। सबसे बड़ी केबल एंड वायर कंपनी जो है
वो मिड कैप, तो मुझे लगता है अपने आप को आपको प्लग नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं बैंक्स में जाऊं तो मुझे एसबीआई भी उतना ही अट्रैक्टिव लगता है जितना अगर मैं नीचे कोई आईडीएफसी फर्स्ट या दूसरा बैंक होगा। तो आप एक प्रॉपर थीम से खेलिए और उस थीम में आप देखिए कि साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी क्या है, और उस हिसाब से बेट करिए, रादर देन हम ये ट्रेडिशनल पुराने तरीके से अगर बकेट करेंगे कि ये लार्ज है, ये मिड है, ये स्मॉल है, तो मुझे लगता है वो सही नहीं होगा करंट एनवायरनमेंट में। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सेक्टर लीडर्स हैं, लेकिन मार्केट कैप वाइज वो स्मॉल या मिड कैप है। उसके अलावा कुछ एक पॉकेट्स में नीरज जी जैसे ऑटो एंसिलरीज है, वहां पे आपको बहुत रेयर होगा कि बहुत बड़ा लार्ज कैप में। दूसरा, जैसे ऑटो एंसिलरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप आज ह्यूंडई लिस्टेड नहीं है, टोयोटा लिस्टेड नहीं है, लेकिन ऑटो एंसिलरी तो उनको सप्लाई कर रही है ना। तो कुछ जगह आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि वे बिजनेस कैसा है और ये पूरी थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैप्चर कर रहा है कि नहीं, उस तरीके से कॉल लीजिए ज्यादातर कि अपने। और वैल्यूएशन मैट्रिक बहुत सेम है, ओवर पे मत करिए। किसी भी बाजार में अगर आप ओवर पे करेंगे तो मुझे लगता है आप आपके नियर टर्म रिटर्न सफर कर सकते हैं। ग्रोथ को मार्केट रिवॉर्ड करेगा, अर्निंग्स को रिवॉर्ड करेगा, और ओवर पे मत करिए। आई थिंक वो माइंडसेट रखिए वर्सेस लार्ज मिड और स्मॉल। मेरे ख्याल में एक दो फंड ने शायद लमसम लेना बंद किया है स्मॉल कैप में। काफी सारे फंड्स ने किया है नीरज जी, कम से कम 10 फंड्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो ऑल इनफैक्ट टॉप 10 जो भी स्मॉल और मिड कैप फंड्स हैं। इनफैक्ट कुछ एनएफओज आए हैं जिन्होंने एनएफओ लिस्ट होने के बाद ही लमसम लेना बंद कर दिया। तो ये मुझे लगता है अच्छा प्रूडेंस है, इंडस्ट्री की मैच्योरिटी का साइन है। ये वो एक सिग्नल दे रहे हैं, सॉफ्ट सिग्नल, की थोड़ा स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा वैल्यूएशंस को ध्यान में रखिए। देखिए ये कितनी जानकारी अच्छी मिली, मैंने भी पढ़ा था। मेरे ख्याल में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लमसम बंद कर दिया है, वो केवल एसआईपी पे अभी चल रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे साइंस हैं जो आपको पकड़ना चाहिए, जो आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं। संजय सर, मिड कैप और स्मॉल कैप पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी। हाँ, सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो आ रहा है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल साइड, जहां पर मुझे लगता है जो सेबी की डेफिनेशन है मिड कैप को डिफाइन करने के लिए, जो टॉप 100 स्टॉक्स के बाद सिर्फ 150 स्टॉक्स हैं जो सेबी डेफिनेशन में मिड कैप क्लासिफाई होते हैं। आज के माहौल में जब मार्केट में इतना फ्लोज आ रहा है और जब जो फ्लोर है कैपिटलाइजेशन का वो जब इतना ऊपर चला गया है, तो मेरे ख्याल से इस बैंड को बड़ा करने की जरूरत है। अदरवाइज जो नया फ्लो आ रहा है वो अगर सिर्फ यही 150 कंपनीज में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तो फिर मिड कैप में आज नहीं तो कल ब्लो आउट की पूरी तैयारी हम कर सकते हैं। तो मुझे एक ये थ्रेट दिखता है। दूसरा थ्रेट जो कि आपने हिंट किया था कि कई लोग हैं जो कि ना तो कंपनी के बारे में जानते हैं ना उसके फंडामेंटल के बारे में, वो सिर्फ टिप पर काम करते हैं। और टिप पे सबसे बड़ा विश्वास कब होता है कि किसी और ने कहा कि देखो ये स्टॉक चलेगा और वो स्टॉक एक्चुअली उस हफ्ते में 10-20% चल जाता है, तो अगले हफ्ते देखिएगा कि 50 लोग और उसमें कूद गए। तो ये जो टेक्निकल पार्टिसिपेशन हो रहा है मार्केट में, जो कि वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है, मेरे ख्याल से ये दूसरा थ्रेट है जो मुझको दिख रहा है। क्योंकि देखिए बाजार से लोग भागते कब हैं, जब उनके हाथ जलते हैं। और मुझे इस बात का डर है कि अगर बहुत लोगों ने अपने हाथ जलाए इस तरह के स्टॉक्स जिनमें की फंडामेंटल वर्थ नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट का एक हिस्सा बाजार से दूर हो जाए, फिर बहुत समय तक वापस ना आए। तो ये दो थ्रेट मुझको दिख रहा है। परफेक्ट। जहां मुझे हाँ जी कंटिन्यू कर लीजिए। जी हाँ, और जहां मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वो ये कि हमने अभी पिछले साल के जितने कंपनीज की प्रॉफिट्स थी उनको एक बार टैबुलेट किया, और मैंने पाया कि करीब 25 सेक्टर के आगे अगर आप जाएंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ द मार्केट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब कि 1% में नहीं। और ऐसे बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो उन सेक्टर्स का हिस्सा हैं, यानी कि उनके प्रॉफिट ग्रोथ से मार्केट के एग्रीगेट प्रॉफिट का नीडल हल्का भी नहीं हिलता है। लेकिन उन स्टॉक्स में अगर आप बॉटम अप देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। मुझे लग रहा है कि वहां पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आज स्टार्टअप शुरू, हाँ उसको देखिए, उनको उनके बिजनेस को समझिए, और तो छोड़ दीजिए जो सेक्टर आपको समझ में आता है। आपको अगर एफएमसीजी समझ में आता है आप एफएमसीजी खरीदें, आपको होटल समझ में आता है आप होटल खरीदें, आपको एंसिलरी समझ में आता है वो खरीदें। किसी और के कहने पे हाँ आप खाली ना कूद पड़े, मतलब वो मुझे अपॉर्चुनिटी हियर एंड से पे ना करें। और एवरी न्यूज इज नॉट ए गुड न्यूज ना, कई बार हर खबर अच्छी हो ही नहीं सकती। जो कई बार ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि अब हम ट्रक में
एसी लगवाएंगे ड्राइवर के बैठने के लिए, तो पता लगा उससे कोई जोड़ के कंपनी बनाई लोगों ने, वो चलने लगी। तो ये थोड़ा इसमें हियर एंड से पे या डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने से बचना चाहिए। तो समय अगर खत्म, अब मैं जानना चाहता हूँ कि वीकेंड का प्लान क्या है। संजय जी बहुत संक्षेप में बताइए, क्या कर रहे हैं इस वीकेंड में आप? आपने मुझसे पूछा एक बार। हाँ, वीकेंड में क्या कर रहे हैं, शनिवार इतवार को क्या करेंगे? पिक्चर देखेंगे? इस वीकेंड में मैं गोवा जा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बताइए, क्या सब सटीक प्लान है ना एक लाइन में। गुरमीत जी तो, अच्छा गुरमीत जी हमको लगता है लाल किले के पास बाढ़ देखने जाएंगे, क्यों गुरमीत जी? या कुछ और प्लान है? सर मेरा संडे को क्रिकेट मैच है, तो उसकी थोड़ी तैयारी करनी है, और थोड़ा क्या है, मार्केट में ज्यादा इन्वॉल्व होने से रिफ्लेक्सेस थोड़े कम हो गए, तो इंजर्ड ना हो जाए, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। पिक्चर? हाँ, पिक्चर फैमिली के साथ टाइम, बाहर खाना पीना। पिक्चर कौन सी? मिशन इम्पॉसिबल। शानदार मूवी है, शानदार मूवी, और टॉम ऐसा लोग बता रहे हैं। हाँ, और अच्छा है, मतलब पूरा डेडिकेटेड एक्शन रहता है, मजा आता है देखने में फैमिली के साथ। आप क्या करेंगे सर? आई थिंक अभय और मैं लगता है साथ में जाएंगे, लगता है मिशन इम्पॉसिबल। और नेटफ्लिक्स में 1-2 सीरियल बाकी है, वो देखनी है। कौन सी सीरीज? मैं तो थोड़ी पुरानी देख रहा हूँ, सक्सेशन करके। हाँ, तो वो मेरी कंटिन्यूएशन में चल रही है। आज उसको एमी में रिकॉर्ड प्राइजेस अवार्ड्स मिले हैं, सक्सेस हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स। तो ये थी चर्चा इस हफ्ते की। तो वीकेंड बनाइए, एंजॉय करिए, मूवी देखिए, और दिल्ली के लोग थोड़ा सेफ रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वीकेंड में ना कई बार ऐसी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे चैनल चेक हो, घूमना चाहिए ऐसे सड़क पे। बिल्कुल ना, मतलब मुंबई में घूमने निकल जाता है ऐसे ही, तो उससे क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं अभी छुट्टी से लौटा 6-7 दिन से, तो मैं ऐसे सड़क पे घूम रहा हूँ, ये ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे रोड्स पे बहुत सारी एक्टिविटी दिखती थी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी या इक्विपमेंट से रिलेटेड थी। दुकानों में जाता तो लोगों से ऐसे ही दोस्तों से पूछ लिया क्या चल रहा है, यार काम बहुत है आजकल, टाइम नहीं है मेरे पास। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वो हो सकता है अभी ट्रांसलेट होकर के लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ग्राउंड पे तो बहुत काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट के लोग हैं उनको ये काम करने चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, लोगों से मिले, समझें, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये जो बुलरन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये दरअसल बहुत रियल है, ग्राउंड पे बहुत काम हो रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी है। आपने सोचा था ABB 4500 रुपये इतनी जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल। सीमेंस में एक बुरी खबर भी आई थी, उन्होंने अपना कुछ माल सस्ते में अपने पेरेंट को डिस्चार्ज दिया, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक चल रहा है। तो इस तरीके के जो बुलरन है वो भारत में ग्राउंड पे दिख रहे हैं। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने का। वीकेंड में एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और दिल्ली के लोगों सेफ रहिए, क्योंकि आपके यहाँ स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।